Hi Dilip, and thank you for joining us on our special interview series called Interview with Inspiration. So, welcome to this interview. Thank you so much. Yeah. Why don't you start by telling us about your journey, your professional journey, right from your days of college? कैसे आप इस field में आए? Now, gaming is a very interesting industry. Not many people are there. काफी नई है industry recently. तो आपका जर्नी उसमें कैसा रहा? तो मुझे कुछ अलग करना था नॉर्मली जो कमिंग फ्रॉम टियर 2 कॉलेजेस नॉर्मल रिक्रूटमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज रहते हैं ना जॉब के तो थोड़ा मुश्किल था टियर 2 कॉलेजेस से आने से। तो मैंने स्टार्ट किया मेरे साइड से रिसर्च करना स्टार्ट किया कि जो कोर्सेस अवेलेबल है बाहर मतलब देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज लाइक देयर आर आई मीन if you consider the tech side, there are a lot of opportunities like Java developer and everything like that. So I want to do something apart from that. So I started researching about that and उसके बाद मुझे गेम डेवलपमेंट के बारे में पता चला। तो तभी मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया था, नॉर्मल यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने। तो जैसे पढ़ना स्टार्ट किया तो उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुआ कि कॉलेजेस में तो गेम डेवलपमेंट कंपनीज आते रहते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। तो मैंने क्या किया था कि जो मैंने एक लिस्ट आउट बनाया जो भी मैं पर्टिकुलरली हैदराबाद से हूँ, तो मैंने एक लिस्ट बनाया जो भी गेम डेवलपमेंट कंपनी से हैदराबाद में। तो मैंने शुरू किया मतलब एक को मेल भेजना स्टार्ट किया, लेकिन जब मुझे इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं आता था। एक साइड से तो मतलब कॉलेज हो जा रहा है वो प्रेशर था एक साइड से, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जरूरी है वो एक था। तो मैंने क्या किया ईच एंड एवरी जो मैंने मेल भेजा है ना कंपनीज को, तो वो कंपनीज को डायरेक्ट जाके मिलना स्टार्ट किया था मैंने। तो डायरेक्ट कंपनी से जाता था कि कुछ रिक्वायरमेंट है तो बोलिए आई एम लुकिंग फॉर जॉब बोल के डायरेक्ट पूछता था उनको। तो जैसे जैसे पूछते गया मतलब तो मोस्टली फेल केसेस थे। तो लास्ट में मुझे एक छोटे कंपनी में मतलब स्टार्टअप था वो, तो उन्होंने इंटर्नशिप ऑफर किया था मुझे। तो मेरी अराउंड 7,000 था कुछ मेरा फर्स्ट पे। तो वहाँ पे मैं अकेला गेम डेवलपमेंट का था, गेम डेवलपमेंट बंदा। तो This is in which year? Maybe 2015 last quarter I guess, maybe November or December 2015. So मैंने जैसे मतलब और दूसरा वहाँ पे भी मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स बढ़ते गए। मतलब जैसे मैं अकेला बंदा था गेम डेवलपमेंट का वो कंपनी में, तो मैं तो प्रोग्रामिंग साइड का हूँ। तो वो लोग ने मतलब एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट मतलब एक गेम बनाने को एक प्रोग्रामर से नहीं होता है, मतलब आपको 3D मॉडलर चाहिए, 2D आर्टिस्ट चाहिए, नॉर्मल साउंड डिजाइनर्स, ये सब रिक्वायरमेंट रहता है। तो लेकिन वहाँ पे मैं अकेला था तो कम्प्लीटली तो मैंने इससे क्या किया कि थोड़ा 3D भी सीखा था, थोड़ा 3D मॉडलिंग सब सीख के जो भी छोटे छोटे गेम्स बनाना स्टार्ट किया था मैंने। तो जैसे मतलब वहाँ पे 3 मंथ्स हो गया कि मैं 3 मंथ्स अराउंड हो गया था, तो मतलब मेरा स्किल नहीं बढ़ रहा था। मतलब जैसे अकेले था मेरा स्किल इतना नहीं बढ़ रहा था, तो मैंने क्या किया स्विच करने को सोचा था। तो फिर से दूसरे कंपनी को मतलब ऐसे ही सीख के मतलब एक छोटा शोरील बना लिया था मेरा। तो दूसरे कंपनी को जैसे अप्लाई किया था तो वहाँ पे भी मिल गया था जॉब। तो एक्चुअल जर्नी वहां से स्टार्ट हुआ। जैसे मतलब वहाँ पे कंप्लीट होल टीम सेटअप था, तो मैं जो मेरा प्रोग्रामिंग साइड है उस पर कम्प्लीटली फोकस करने लगा। मतलब जो भी स्किल है मेरा तो इम्प्रूव करने लगा स्टेप बाय स्टेप। मैंने अराउंड 4 इयर्स में अराउंड 5 कंपनीज में काम किया था, 5 और 6 कंपनीज। तो मेरा एक ही मोटिव था कि जो भी कंपनीज में जाऊंगा एग्जैक्टली जो डेवलपमेंट का पाइपलाइन रहता है ना वो सीखने को मेरा मोटिव था। तो जैसे जैसे सीख लिया था मैंने, तो लास्ट ईयर मई में मैंने डिसाइड कर लिया था कि यही टाइम है मेरा कि से कुछ स्टार्ट करने का। तो मैंने स्टार्ट किया था तभी गेम डेवलपमेंट का। तो मैंने क्या किया था कि मतलब जैसे मेरा जर्नी है वहाँ पे ईच एंड एवरी स्टेप को फेल्यूर्स थे, एट द सेम टाइम फेल्यूर से कुछ सीखा था मैंने कि मैंने अगर प्रोग्रामिंग से साइड नॉर्मल प्रोग्रामिंग का बात करें तो एक पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन एक साइड से नहीं होता है, मतलब उसको मल्टीपल वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो सोल्यूशन रहता है ना फीजिबल सोल्यूशन इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब सोल्यूशन तो हर एक ला सकता है, मतलब फीजिबल सोल्यूशन रहता है तो वही मतलब टॉप में रह सकता है वो। तो जैसे मतलब जो भी मैंने कंपनी सेलेक्ट किया था तो वो मैक्सिमम सब स्टार्टअप्स ही थे। तो मैंने कभी मतलब बड़े कंपनीज को अप्लाई नहीं किया था क्योंकि एक्चुअली स्टार्टअप्स मुझे में काम करना ज्यादा यूजफुल भी या रहता है लॉन्ग रन में। एग्जैक्टली या मतलब आपको एग्जैक्टली इन डेप्थ क्या चल रहा है पता चलता है। अगर आप एमएनसी में करते हैं तो आपको सिर्फ मतलब ऊपर से कुछ ऑर्डर आता है तो आप फॉलो करते हैं, लेकिन ये आप स्टार्टअप में आपको खुद से करना पड़ता है इम्प्लीमेंटेशन या कुछ भी।
तो जो टीम में नॉर्मल कम्युनिकेशन रहता है ना वो स्ट्रांग रहता है, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने तो एमएनसी में काम नहीं किया है तो स्टार्टअप्स का जो जर्नी है मेरे को वो पसंद आ गया था, तो इसलिए मैंने जो भी कंपनी स्विच करने की सोचा था कंप्लीटली स्टार्टअप से सिलेक्ट किया था। तो वो एक्चुअली वही हेल्प हो रहा है। मैं अभी अभी मेरा फोन स्टार्ट किया हूँ मैंने, तो ईच एंड एवरी स्टेप डिटेलिंग जो रहता है ना नॉर्मली, जो भी डिसीजन मेकिंग कुछ भी रहता है, तो वो स्टार्टअप से जो भी सीखा हूँ मैं वही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मतलब ये बाहर से कुछ नहीं सीखा हूँ, जो मेरा जर्नी था रिसेंटली उसी से सीख के इम्प्लीमेंटेशन ले रहा हूँ मैं बस। ये नॉर्मली वियर्ड बोलते हो जर्नी को बोल सकते हो, वियर्ड जर्नी बोल सकते हो। ये बताइए आपका अभी जहाँ पे सेटअप है खुद का, सो हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड विद यू एंड अभी ऑफिस का काम शुरू है या घर से ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कैसे है? या तो ऑफिशियली टीम में 7 मेंबर्स है, तो दो नॉर्मल अनऑफिशियली 9 मेंबर्स है, जो बाकी के 2 है तो वो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं स्टूडियो के लिए। हम लोग एक्चुअली मतलब स्पेस ये फरवरी से, मतलब ये फरवरी 2020 से कम्प्लीटली होम से कर रहे हैं, मतलब रिमोट वर्क कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी जो फिजिकल स्पेस लेना इतना इजी नहीं है जैसे कि कोविड 19 का चल रहा है, तो बेस्ट है कि घर से ही काम करते हैं। मतलब नॉर्मल अगर टीम का भी कम्युनिकेशन देखे तो लाइक वो अगर सुबह में करना चाहते तो सुबह में कर सकते हैं, रात में करना चाहते तो रात में काम कर सकते हैं, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा मतलब जो भी काम रहता है उसका डेडलाइंस रहते हैं, तो अगर आप डेडलाइन के अंदर कम्प्लीटली डिलीवर कर सक रहे हैं तो मुझे कुछ इशू नहीं है, मतलब आप सुबह करो या रात में करो लेकिन अभी तो कम्प्लीटली रिमोट वर्क से कर रहे हैं, तो मतलब अभी कुछ सोचा नहीं है मतलब फिजिकली शिफ्ट होने को, तो रिमोट से अच्छा चल रहा है तो उसी को बांधे हुए हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर इस तरह से चलता रहा तो लॉकडाउन ईज अप होने के बाद भी वर्क फ्रॉम होम मॉडल सूट्स यू बेटर और या किया जा सकता है ऐसे? यस यस एग्जैक्टली या क्योंकि आप अगर इन डेवलपमेंट का साइड में लगा के बिजनेस का देखे हुए तो नॉर्मली जो भी गेम डेवलपमेंट का बिजनेस होता है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक तो प्रोडक्ट देखते हैं और दूसरा कम्प्लीटली डिजिटल होता है, तो इट्स ओके टू वर्क रिमोटली इफ अगर लॉकडाउन कम्प्लीटली मतलब प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अभी टीम भी मेरे ख्याल से प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा बढ़ी है, तो like if you have a passionate team I think then there will be no issue। और हाउ हैज द मार्केट बीन फॉर यू? सो आपको कुछ सैलरी कट करने की जरूरत पड़ी है या चल रहा है उसके बिना ही सारा? नहीं एक्चुअली मतलब जैसे हम लोग ने मतलब इम्पैक्ट तो हुआ है बिजनेस को, लेकिन मैंने ऑलरेडी प्लान करके लगाया था, जैसे रनवे अराउंड 1 ईयर का रनवे मैंने प्लान करके लगाया था, तो उसके हिसाब से सैलरी कटिंग कुछ नहीं हुआ है तो धीरे धीरे जा रहे हैं। तो मतलब आपको अगर आप स्टार्टअप कल्चर में आ रहे हैं तो आप मिनिमम से मिनिमम 18 मंथ्स का रनवे का प्लान करना चाहिए आपको मिनिमम, अगर इन केस वर्स्ट भी होता है ना केस, तो आप ऐसे स्टेट में रहना चाहिए कि ये सब सिचुएशन को पहले ही मतलब अगर ये है तो दूसरा भी आ सकते हैं, मतलब ये सब माइंड में रखा के बिजनेस को स्ट्रैटेजी को प्लान करना है, बिजनेस स्ट्रैटेजी को, तो उसके हिसाब से हमें मतलब सैलरी कटिंग तो कुछ नहीं हुआ अभी तो या एग्जैक्टली। सो नॉर्मली एक गेम का प्रोडक्शन साइकिल कैसा चलता है? पहले तो ये बताइए कि आप किस किस तरह के गेम्स बनाते हैं और एक गेम या स्टार्ट टू एंड बनने में कितना समय लगता है? श्योर तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पे देखे तो मैंने रिसेंटली मोबाइल गेम्स, पीसी गेम्स और मोशन सेंसिंग गेम्स पे काम किया है, लेकिन अभी पर्टिकुलरली जो ये मेरा स्टूडियो है पर्टिकुलरली मोबाइल गेम्स के लिए टारगेट है हमारा, जो मोबाइल मल्टीप्लेयर गेम्स और नॉर्मल like PUBG and Fortnite like that. So completely focused on making multiplayer games, multi-game titles. तो प्रोडक्शन गेम का ऐसा होता है कि इनिशियली जैसे बोलते हैं कि काम स्टार्ट करने से पहले रिसर्च जरूरी रहता है, मतलब जितना ज्यादा मार्केट रिसर्च करोगे उतना इजी रहेगा आगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो फर्स्ट गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट रहता है, तो एक एग्जैक्टली आपको एग्जांपल्स बोलूँ तो एक अगर आप छोटा भी प्रोडक्ट लेते हो ना तो ईच एंड एवरी फ्लो कैसे रहेगा, मतलब अगर एक प्लेयर गेम खेल रहा है तो अगर अगर सपोज जीता है तो जीतने के बाद क्या मिलेगा उसको, अगर हारने के बाद क्या मिलेगा, मतलब सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए मतलब प्लेयर को। अगर प्लेयर का अगर टाइम में थोड़ा अगर 5 मिनट या 10 मिनट भी आपकी गेम में क्या बोलते हैं जस्टिफिकेशन दे रहा है ना, तो उसके हिसाब से आपको डिजाइन इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब बिना डिजाइन के आप गेम डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। जो अगर आप कंप्लीटली डिजाइन डॉक्यूमेंट रेडी रहता है ना तो आपको पता चलता है कि मतलब 3D गेम बनाना है या 2D गेम या
मल्टीप्लेयर या नॉर्मल गेम, तो उसके बाद जो डिजाइन रिक्वायरमेंट रहते हैं ना, सपोज आपको कैरेक्टर्स चाहिए, मतलब कैरेक्टर्स या एनवायरनमेंट चाहिए, तो 3D टीम में जाता है फर्स्ट। फर्स्ट इनिशियली क्या होता है ना, अगर इनकेस आप कंप्लीटली स्टोरी बेस्ड या कुछ भी बना रहे हैं ना, तो उसका कॉन्सेप्ट आर्ट होता है, मतलब स्टोरी बोर्ड बनता है। तो वो स्टोरी बोर्ड अगर फाइनलाइज होता है ना, फाइनलाइज होने के बाद वो 3D में जाता है। क्योंकि अगर आप 3D इनिशियली स्टार्ट कर देते हैं तो वो अगर कंप्लीटली विजन के हिसाब से मैच नहीं हुआ तो रिवर्क करना पड़ता है completely। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। तो या इसलिए स्टोरी बोर्ड पे ज्यादा फोकस करते हैं। अगर वो कंप्लीट होने के बाद 3D में जाता है। 3D में जब भी, क्योंकि गेम डेवलपमेंट में मेरे हिसाब से जो भी मूवी प्रोडक्शन या उसके हिसाब से अलग क्यों है, मतलब अगर आप मोबाइल गेम बना रहे हैं ना, तो 3D मॉडल ऐसा रहना चाहिए कि उसका पॉली काउंट रहता है ना, तो उसका जो पॉली काउंट रहता है तो वो बेंचमार्क्स के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि तभी गेम इजीली चलेगा, नहीं तो गेम हैवी हो जाएगा और लैग हो जाएगा गेम। एग्जैक्टली। तो जब भी 3D मॉडल बनता है ना, उसको मतलब हम जो फॉलो करते हैं उसके उसके बाद एनिमेशन को भेजते हैं, मतलब रिगर के पास भेजते हैं, उसको एनिमेट करता है, उसके बाद हम लोग टेक्सचरिंग करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, तो 3D मॉडलिंग का जब भी अगर इनके सब हम टेक्सचरिंग फिनिश करते हैं ना, तो नॉर्मली जो बॉडी का स्किनिंग रहता है ना, कभी कभी एग्जांपल बॉडी कैरेक्टर ले लीजिए, तो उसका लेफ्ट हैंड हैवी रहता है, राइट हैंड मतलब कम हैवी रहता है। तो कभी कभी तो उसमें एनिमेशन जो रहता है ना, रिगिंग सही नहीं काम करता है, तो हम लोग इसलिए फर्स्ट मॉडलिंग के बाद एनिमेशन में भेजते हैं, उसके बाद टेक्सचरिंग करते हैं। जो अगर टेक्सचरिंग फाइनल हुआ तो टेक्सचरिंग भी मतलब क्या, अगर पर्टिकुलरली गेम डेवलपमेंट का बात करें तो गेम इंजन्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचरिंग रहता है, तो एग्जैक्टली वो टेक्सचरिंग बेंचमार्क्स को फॉलो करना है। टेक्सचरिंग होने के बाद जब भी वो फाइल्स मिलेगा, तो हमारा जो इंजन रहता है, तो सपोज हम लोग यूनिटी यूज करते हैं, तो यूनिटी इंजन में देखते हैं कि एग्जैक्टली उसका पॉलीकॉन सही है कि नहीं, उसका नॉर्मली 4K टेक्सचर या 2K टेक्सचर कुछ भी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर नॉर्मल आप 3D सॉफ्टवेयर में जब भी व्यू करेंगे ना, एक साइड मतलब एक टाइप का दिखेगा, जब भी आप गेम इंजन में दिखेगा तो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है वो। तो जो कलर कॉन्ट्रास्ट रहता है ना, तो थोड़ा अलग होता है। तो इसलिए जो भी फाइनलाइज नहीं कर सकते, तभी उसके बाद उससे पहले दूसरा स्टेप नहीं लेना चाहिए। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर ये रहता है 3D मॉडल को। उसके बाद मेन आता है प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग में कभी कभी क्या होता है कि एनिमेशन का बात करें ना, तो एनिमेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिग रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिगिंग रहता है, और नॉर्मल या डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशंस भी रहते हैं। तो एग्जैक्टली जो कोडिंग टेक्निक्स रहते हैं ना, तो अगर हम एक कैरेक्टर को एक फॉलो ये पर्टिकुलर कोडिंग टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, तो सब कैरेक्टर सेम रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर ये कैरेक्टर को एक रिग बनाए, दूसरे कैरेक्टर को दूसरा रिग बनाए, तो वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जो भी प्रोग्रामिंग स्टफ रहता है ना, तो उसको कम्प्लीटली रिवर्क करना पड़ता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप ये जो क्राइटेरिया है ना, तो इसके लिए पर्टिकुलरली एक बंदा रहना चाहिए। तो 3D प्रोड्यूसर रहता है हमारे लिए, तो ईच एंड एवरीथिंग पर्टिकुलरली ऑन बेंचमार्क्स के अंदर है कि नहीं, वो चेक करने के बाद ही जो भी टेक साइड टीम रहता है ना, उनके पास आता है। तो वो लोग ने मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवर्क तो होता है, क्योंकि कभी कभी स्टेप्स क्या बोलते हैं, एक विजन एक रहता है, तो वो पर्टिकुलर आउटपुट कभी कभी डिफरेंट आता है। तो ये तो मतलब चलता है, मतलब कुछ इशू नहीं है। लेकिन अगर आप स्टार्टअप कल्चर में आ रहे हैं, तो पर्टिकुलरली डिफरेंट फील्ड्स को डिफरेंट पर्सन असाइन करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सिंगल पर्सन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सब देखना मुश्किल होगा आपको। तो आप ये बताइए, या ये बताइए कि नाउ या फ्रॉम अ प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, राइट? आपने इंजीनियरिंग किया यस है, यस इंजीनियरिंग करके आप इसमें आए हैं। इंजीनियरिंग किया या हाँ, यस तो फ्रॉम अ प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू, डिजाइन या फिर स्टोरी बोर्डिंग या बाकी जो उसके आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स हैं, उसके बारे में नॉलेज होना या उसके बारे में एक मतलब एक जानकारी अच्छी होना, वो कितना जरूरी है? एंड वाइस वर्सा, जो लोग आर्टिस्ट हैं, उनको प्रोग्रामर्स के बारे में, प्रोग्रामिंग का काम, या इंटरप्ले कैसा है? या ओके। सो पर्टिकुलरली ऐसा होता है कि गेम डेवलपमेंट का अपार्ट फ्रॉम प्रोग्रामिंग जो आर्ट स्टाइल रहता है ना, मतलब जो भी गेम के अंदर आर्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एसेट्स देखते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग तो नहीं देख सकते, बैकएंड में रहता है कंप्लीटली। जो भी प्लेयर्स देखते हैं ना, वो आर्ट स्टाइल को देखते हैं। आर्ट स्टाइल डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स को डिफरेंट आर्ट स्टाइल्स इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये आर्ट स्टाइल इतना इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी गेम्स इस टाइप के होते हैं कि सिर्फ आपका आर्ट बात करता है, मतलब आर्ट इतना मतलब कम्प्लीटली स्टोरी लिंक अप रहता है
आर्ट जो भी विजुअल स्पेसिफिक रहता है, आइदर या 2D गेम या 3D गेम। तो अगर कोई आर्ट 3D साइड या 2D साइड से आ रहा है तो ये पर्टिकुलर उनको आइडिया रहना चाहिए कि कितने टाइप्स ऑफ आर्टिस्टिक स्टाइल्स रहते हैं गेम में इम्प्लीमेंट करने का। अगर आप कोई स्टार्टअप को ज्वाइन करें तो पर्टिकुलरली मेरा ही लीजिए, तो हमें पर्टिकुलरली एक नॉर्मल आर्टिस्टिक स्टाइल में बना रहे हैं फर्स्ट गेम, तो नेक्स्ट गेम अगर चाहिए तो हम लो पॉली आर्ट में बना सकते हैं। तो उनको जो जो आर्टिस्ट रहता है उनको एग्जैक्टली पता रहना चाहिए कि लो पॉली आर्ट कैसा बनाते हैं। लो पॉली आर्ट वो भी कंप्लीटली जो गेम इंजन स्पेसिफिक रहते हैं ना, उसको एग्जैक्टली कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सब रिक्वायरमेंट्स आते हैं। क्योंकि आप जब भी स्टार्टअप कर दे तो अगर आप 3D आर्टिस्ट है तो आपको सिर्फ 3D का काम नहीं, कभी कभी और पाइपलाइन जो रहता है ना फ्लो का, उसका भी देखना पड़ता है। क्योंकि छोटा टीम रहता है तो ऑब्वियसली मतलब मल्टीपल टास्क तो करना पड़ता है। जैसे दूसरा आपने प्रोग्रामिंग का बोला था ना, तो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है जो 3D वाले को प्रोग्रामिंग साइड का जानकारी जानने के लिए। सिर्फ ऐसा रहना चाहिए कि जैसे पहले की बोला था कि अगर 3D आप 3D कैरेक्टर बना रहे हो तो उसका पॉलीकॉन्ट इंपॉर्टेंट रहता है मोबाइल गेम्स या पीसी गेम के लिए। अगर आप पर्टिकुलरली कुछ एलिमेंट या कुछ भी एनवायरनमेंट बना रहे तो वो अगर वो पॉलीकॉन्ट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पॉलीकॉन्ट अगर डिक्रीज करते हो ना आप, तो कैरेक्टर या एनवायरनमेंट का क्वालिटी कम हो जाता है। तो आपको एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी मतलब ऐसा स्टेप्स पता रहना चाहिए कि उसका पॉलीकॉन भी कम रहना चाहिए और क्वालिटी भी परफेक्ट रहना चाहिए। तो ये मतलब थोड़ा मुश्किल ही है लेकिन बैलेंस करना कि लो पॉली भी और क्वालिटी मेंटेन करना एग्जैक्टली या है। वो इम्पोर्टेंट रहता है गेम के लिए या। अच्छा ये बताइए कि अगर हमको मोबाइल के लिए गेम बनाना है या फिर वर्क स्टेशन या कंप्यूटर्स के लिए गेम बनाना है तो उसमें उसकी प्रोडक्शन साइकिल अलग अलग होती है या कुछ हद तक तो सेम होता है, उसके बाद बदलता है, कैसा होता नहीं नहीं, वो ऑलमोस्ट 70 to 80% सेम रहता है। अगर सपोज डिफरेंस ऐसा रहता है कि परफॉर्मेंस का डिफरेंस रहता है बस। अगर आप पीसी के लिए बना रहे हैं आप, तो उसका आपको ऑप्टिमाइजेशन का ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मोबाइल डिवाइसेस के लिए बना रहे हैं तो ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रायोरिटी रहता है ना, वो टॉप रहना चाहिए। तो इनिशियली जो ऑप्टिमाइजेशन स्टेप्स रहते हैं वो मोबाइल गेम के लिए अर्ली से स्टार्ट होता है। तो क्योंकि ईच एंड एवरी डेवलपर को मतलब उसका टारगेट यही रहता है कि हर एक फोन में गेम चले। तो कभी कभी कुछ लोगों के पास लो एंड डिवाइसेस रहता है, कुछ लोगों के पास हाई एंड डिवाइसेस रहता है। तो अगर आप मार्केट का जो ग्लोबल टारगेट कर रहे हैं तो आपको ऑप्टिमाइजेशन में मोबाइल के लिए ज्यादा सोचना पड़ेगा। तो नॉर्मली आपको ड्रॉ कॉल्स रहते हैं, तो जो ड्रॉ कॉल्स रहते हैं ना मोबाइल स्पेसिफिक का ज्यादा फोकस रहना चाहिए। तो प्रोडक्शन तो सेम रहेगा, कुछ इशू उसका कुछ अलग नहीं है। सो जो पाइपलाइन है ना कम्प्लीटली सेम है उनका। ओके। अब दिलीप हमको थोड़ा मार्केट के बारे में बताइए, हाँ, इंडियन गेमिंग सिनेरियो कैसा है। या थोड़ा ये भी बताइएगा कि एक साल में इंडिया में अप्रोक्सीमेटली कितने गेम बनते होंगे। ओके, तो इंडिया का जो मैं 2 टाइप्स में डिवाइड करूंगा इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को। एक तो जो फ्री टू प्ले गेम्स है ना, नॉर्मली आप फ्री से डाउनलोड कर सकते हो, खेल सकते हो, एड बेस्ड रेवेन्यू रहता है, तो वो एक टाइप है। दूसरा ये है कि कम्प्लीटली पीसी गेम्स में डिवाइड करूंगा, क्योंकि मोबाइल गेम्स इन ऐप परचेज इतना ज्यादा नहीं होते हैं मेरे हिसाब से। जो माइक्रो ट्रांजेक्शन रहते हैं ना, तो इतना मेरे ख्याल से इतना रीच नहीं हुआ इंडिया का जो अभी मार्केट है। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखते हो ना, तो 2016 आई गेस जो जब भी जियो आया था, तो कम्प्लीटली जो मतलब जो रिसेंट स्टडीज थे वो कम्प्लीटली चेंज हो गए। क्योंकि अगर आप 10 मेंबर्स को एक्सपेक्ट कर रहे हैं गेम खेलने का ये पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो वो अराउंड 40% इंक्रीज हो गया, 40% सर्ज हुआ था, तो 40 लोग खेलने के लिए। तो अभी रिसेंटली लॉकडाउन का भी वही इम्पैक्ट हुआ था। मतलब गेमिंग इंडस्ट्री मेरे ख्याल से एक ही इंडस्ट्री है जो लॉकडाउन से फायदा हुआ था। क्योंकि लोग खाली बैठे थे तो ऑब्वियसली टाइम स्पेंड करने लिए गेम में ही आने लगे। तो अब वो है नॉर्मली गेमिंग इंडस्ट्री में। अगर आप इंडियन स्पेसिफिक लोकलाइज करते हो ना गेम, तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा मतलब चांस रहेगा सक्सेस होने में इंडियन पर्टिकुलरली इंडिया 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 में। सॉरी, अगर आप ईयरली कितने गेम्स बनते हैं बोले तो मेरे ख्याल से अराउंड ज्यादा कंपनीज है गेम डेवलपमेंट कंपनीज इंडिया में। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से ईयरली तो आप 40-50 अप्रोक्सीमेटली लगा सकते हो। मतलब ये तो बहुत कम नंबर है, ऑब्वियसली फंड ज्यादा लगते हैं, तो कभी कुछ ज्यादा गेम्स रीच नहीं हो पाते। ज्यादा भी गेम कंपनीज फेल क्यों होते हैं कि वो लोग गेम अच्छा बनाते हैं लेकिन जो मार्केटिंग स्पेंड रहता है ना यूजर एक्विजिशन का,
वो उनके पास नहीं रहता है। इसलिए जो अभी जब भी आप स्टार्ट करते हो गेम डेवलपमेंट कंपनी, ये आपको एक ध्यान में लगाना होगा कि अगर आप फ्री टू प्ले में आ रहे हो तो आपको यूजर एक्विजिशन में ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। अब हमको थोड़ा बताइए आपके अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है, व्हाट आर यू प्लानिंग नेक्स्ट? ओके, तो एक्चुअली रिसेंटली हम लोग ने 2 फर्म से टाई अप किया था जो गेम डेवलपमेंट में ऑलरेडी मैं 15-20 साल पुराने कंपनी से वो लोग ने। तो अभी नेक्स्ट 1-2 ईयर्स तो एक ही प्रोजेक्ट है, तो एक ही प्रोजेक्ट को ईच एंड एवरी प्लेयर तक रीच करना है। लेकिन उसके अंदर शेल्फ में भी 2-3 प्रोजेक्ट्स अलग है, क्योंकि हम लोग क्लाइंट सर्विसेज नहीं करते, जो कम्प्लीटली इन हाउस प्रोडक्शन चलता है हमारा। जो भी प्रोडक्ट इनिशियली मतलब कॉन्सेप्ट या नॉर्मली डिजाइन फेज भी तो इन हाउस में बनता है पूरा। तो वही है, मतलब अगर इनके सक्सेस जल्दी मिलता है तो अच्छा है, मतलब नहीं तो आप करते जाना पड़ना है, क्योंकि गेम इंडस्ट्री में पेशेंस इंपॉर्टेंट है। आपको सक्सेस इतना इजी नहीं मिलता हर एक, क्योंकि डेली अगर आप देखते हैं तो अराउंड थाउजेंड्स ऑफ गेम्स रिलीज होते हैं प्ले स्टोर में। तो आप वो 1000 में से आप टॉप रहना है तो मतलब आपको टॉप क्वालिटी गेम बनाना है। अगर इनके साथ आपको टॉप क्वालिटी गेम बनाना है तो आपको टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद भी मतलब एग्जैक्टली गारंटी नहीं बोल सकते कि आपको रेवेन्यू आएगा कि नहीं। तो सिर्फ आपको, अगर इनके साथ मल्टीप्लेयर बना रहे हैं तो आपको कम्युनिटी बिल्ड करना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए फोकस हमारा यही है कि कितना कम्युनिटी बिल्ड करने का फोकस रहेगा एक तो। दूसरा 2-3 प्रोजेक्ट्स अलग है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन करके वो भी टेस्ट करना पड़ेगा। मतलब कितना टेस्टिंग करेंगे मार्केट में तो उतना अच्छा है, मतलब हमारे लिए स्टूडियो के लिए। ओके, अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी लाइन में आने के लिए हमारे स्टूडेंट्स को अगर प्रिपेयर करना हो, जो ज्यादातर गेम आर्ट साइड से आने वाले होंगे, प्रोग्रामिंग ओके, बहुत लोग नहीं जानते, या तो गेम डिजाइनिंग या गेम आर्ट उसमें वो रहे, तो उसके लिए फिर क्या क्या प्रिपरेशंस करना जरूरी है? जैसे मैंने अर्ली बोला था, अगर इनकेस आपको गेम मतलब अलग अलग प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट देखते हो ना, वो गेम डेवलपमेंट के अलग होता है थोड़ा, क्योंकि इधर आपको ईच एंड एवरी 3D मॉडल को आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा। एक तो मतलब आपको डाइवर्स स्किल अगर है ना तो बहुत हेल्पफुल होगा गेम डेवलपमेंट में। तो ईच एंड एवरी अगर टेक्सचर, अगर आप 3D मॉडलिंग करते हो, टेक्सचरिंग करते हो तो उसको एग्जैक्टली आउटपुट स्पेसिफिक जो बेंचमार्क्स है ना, अगर आप उसको रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे तो तभी मेरे ख्याल से आपको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि रिसेंटली हम लोग ने मतलब एक मूवी जो प्रोडक्शन 3D बंदे को हायर किया था, हमने हमने किया था। तो वहाँ पे इशू क्या हुआ था कि वो उसका 3D मॉडलिंग कम्प्लीटली टॉप क्वालिटी था। तो इशू कहाँ पे हुआ कि जो जो टॉप क्वालिटी का 3D मॉडल था ना, तो इतना हैवी था कि वो हम लोग ने मतलब गेम में यूज नहीं कर सकते थे। तो चाहिए तो हम टीजर्स बनाने या ट्रेलर्स बनाने में यूज कर सकते हैं, लेकिन गेम के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको, जो अगर आप गेमिंग स्पेसिफिक आना चाहते हैं तो जो गेमिंग के लिए मॉडल्स जब कैसे बनते हैं वो एक पर्टिकुलरली देखना पड़ेगा। जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स रहते हैं नॉर्मल गेम, अगर आप डिफरेंट गेम्स को डिफरेंट मतलब ऐसे पॉलीगॉन यूज कर सकते हैं, क्योंकि एट लास्ट ऑप्टिमाइजेशन पे आता है नॉर्मल गेम डेवलपमेंट का। तो अगर आपका गेम कम्प्लीटली हाई परफॉर्मेंस दे रहा है तो तभी आपका गेम मतलब रीच हो सकता है हाई ऑडियंस को। तो ये कि मतलब जो भी 3D आर्ट या 2D आर्ट से लोगों को मैं एक ही बोलना चाहूंगा कि डाइवर्स के लिए तो इतना इजी रहेगा मतलब गेम इंडस्ट्री में सर्वाइव होने का। सो और एक चीज हम जानना चाहेंगे कि आप कई सारे शो रील्स देखते होंगे हायर करते या समय। सो उसके हिसाब से आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, जो एक 3D जनरलिस्ट हो या कोई एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई स्पेसिफिकेशन हो भी, तो क्या व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स यूजुअली मेक? या सो एक तो गेम डेवलपमेंट का अगर पर्टिकुलरली मेरा केस देखोगे तो मैं पर्टिकुलरली जो वर्क इन प्रोग्रेस रहता है ना, तो अगर आप पोर्टफोलियो बेचते हो तो अगर फाइनल प्रोडक्ट मतलब ठीक रहता है, लेकिन जो जो बनाने का टेक्निक्स है ना तो वो देखना इंपॉर्टेंट रहता है मेरे हिसाब से। अगर आप पर्टिकुलरली एक मॉडल आप 10,000 पॉलिस में बना रहे हैं तो वो, अगर इन केस आप वही मॉडल आप सेम क्वालिटी के अगर 5,000 पॉली में भी बना सकते हो ना, तो मेरे ख्याल से आप टॉप 3D आर्टिस्ट हो। तो वो जो अगर आप शोरील या पोर्टफोलियो में अगर उसका स्पेसिफिक्स देंगे ना, अगर एक 3D एक कैरेक्टर बना दिए तो 3D कैरेक्टर में अगर आप उसका, मैंने मतलब मेरा हायरिंग प्रोसेस ऐसा रहता है कि जो
पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो में जाता हूँ मैं, तो पोर्टफोलियो में मतलब ईच एंड एवरी मॉडल का स्पेसिफिकेशंस रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, मतलब कितना पॉली काउंट हुआ है, कितना टाइम लगा है। तो अगर इनकेस ये पॉइंट भी छोटे पॉइंट्स ऐड करते हैं ना, तो बड़ा इम्पैक्ट करता है शोरील में आपका। तो और दूसरा ये है कि मतलब मैंने फोकस ये ऑब्जर्व किया था कि अ, अगर 3D मॉडल कुछ भी है ना, तो कभी कभी काम जो है ना उसका, वो पर्टिकुलर टास्क वो कंप्लीटेड नहीं होता है। तो मैं एक ही बोलना चाहूंगा कि आप छोटा आप 3D मॉडल भी बना रहे हैं ना, कंप्लीट इसको 100% बनाएंगे तो वो अलग इम्पैक्ट करेगा। मतलब आपको 10 मॉडल्स है, कुछ 10 3D मॉडल्स है आपके पोर्टफोलियो में, तो ईच एंड एवरी मतलब हर एक मॉडल इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इन दिस कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ डिटेलिंग एंड एवरीथिंग। आप अगर आप कंप्लीटली अगर एक मॉडल भी डिटेलिंग के हिसाब से प्योर डिटेलिंग बनाते हैं तो वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है, मतलब 10 मॉडल से। तो वो एक चीज है। दूसरा जो मैंने ऑलरेडी बोला था, मतलब पॉलीकाउंट या कुछ, अगर आप नॉर्मल आप कुछ आप पोर्टफोलियो फ्री पोर्टफोलियोज बना सकते हो। दूसरा जो आपका यूट्यूब अगर चैनल भी निकाल सकते हो ना, लाइक सपोज आप 3D कैरेक्टर एक बना रहे, 3D एनवायरनमेंट या कैरेक्टर, तो उसका जो डेवलपमेंट साइकिल रहता है ना, तो उसको आप रिकॉर्ड कर से पोस्ट कर सकते हो मतलब यूट्यूब पे। क्योंकि मैं मेरा हायरिंग मतलब अभी तक मैंने जो रिसेंट जो मैंने टीम में लिया था, तो उनको मैंने कुछ टास्क नहीं दिया था, मतलब एज एन हायरिंग प्रोसेस। सिर्फ मैंने उनका जो वर्क रहता है ना वो देखा था। दूसरा कम्युनिटी एंगेजमेंट, आप अगर आपका सोशल मीडिया पेज या लिंक्डइन में अगर पोस्ट करते हो ना, तो इजी रहेगा। मतलब तभी मतलब लोगों को ज्यादा पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली ये बना रहे हो, आज कल ये बना रहे हो, तो फॉलो करेंगे लोग आपको। कभी क्योंकि कुछ लोगों के पास टैलेंट रहता है लेकिन वो लोग शोकेस नहीं करते, सिर्फ पोर्टफोलियो बनाते हैं और लोग मतलब कंपनीज को भेजते रहते हैं। अगर कोई एक बंदा मेरे को पोर्टफोलियो भेजता है ना, तो पोर्टफोलियो मैं फर्स्ट थिंग करता हूँ कि उसका नाम लेके मैंने गूगल पे पेस्ट कर देता हूँ। तो उसका जो कम्युनिटी एंगेजमेंट रहता है ना वो देखता हूँ कि, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं और टीम में काम करने का डिफरेंस ज्यादा रहता है। तो आप किस टाइप का मतलब जो कम्युनिकेशन स्किल रहता है ना, तो वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो वो उससे पता चलता है कि आप ज्यादा एंगेज रहते हो कि नहीं। क्योंकि मैं छोटा स्टूडियो बोल के ज्यादा ये सब सोचता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं बड़ा स्टूडियो सोचते हैं कि नहीं। क्योंकि छोटे स्टूडियोज को टाइम इंपॉर्टेंट रहता है, टाइम और फाइनेंशियल ज्यादा देखना पड़ता है, तो इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ मैं। फर्स्ट तो मैं ये नॉर्मली ये प्रोसीजर है मेरा हायर करने का। I mean, I think what you said is very important कि टेक्निकल स्किल्स के अलावा कम्युनिटी या कोलैबोरेटिव स्किल्स या अच्छे हैं लोगों के साथ एग्जैक्टली। काम करने में, ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा फैक्टर है। एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई 3D आर्टिस्ट है तो या वो एनिमेशन या लाइव एक्शन में काम करे वर्सेस वो गेमिंग में काम करे, तो उसके लिए क्या डिफरेंस है एक्सपीरियंस में? या क्योंकि मुझे ज्यादा लाइव मोशन के बारे में पता नहीं है, मतलब थोड़ा पता है। एक मैं बोलना चाहूंगा कि ऑप्टिमाइज्ड मॉडल्स बोलूंगा मैं, क्योंकि वही फर्स्ट ऑप्टिमाइज्ड और डिटेलिंग, मतलब लाइव मोशन में भी डिटेलिंग ज्यादा रहता है। लेकिन गेमिंग में क्या होता है कि डिटेलिंग इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम ऑप्टिमाइज्ड भी रहना चाहिए, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो अगर आप पर्टिकुलरली ट्रैक करोगे ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्किल, तो बहुत ज्यादा मतलब दूर लेके जाएगा वो। हाँ, सो क्योंकि वो इन गेम दैट मॉडल हैज टू मूव अराउंड, सो इसलिए वो थोड़ा एग्जैक्टली लाइट होना या जरूरी है। एग्जैक्टली। मतलब अगर मोबाइल गेम को अगर लोगे ना, तो वो रेंडर करता है ना, तो रेंडर कर मतलब जब भी रेंडर करता है उसका जो परफॉर्मेंस रहता है ना, अगर आप 3D मॉडल हेवी मॉडल लगाए तो सिर्फ वही ले लेता है परफॉर्मेंस पूरा। बाकी का जो प्रोग्रामिंग स्टफ या दूसरा एनवायरनमेंट स्टफ भी वो भी इम्पोर्टेंट। मतलब हर हर एक मॉडल हर एक 3D एलिमेंट रेंडर करता है ना नॉर्मली जब भी कैमरा। तो सिर्फ अगर ये पर्टिकुलरली हेवी मॉडल पे ज्यादा परफॉर्मेंस इम्पैक्ट रहता है ना, तो ऑब्वियसली हम यूज नहीं करेंगे वो मॉडल, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट रहता है। हर एक मतलब ऑप्टिमाइज तो उसको ही बोलते हैं, हर एक मतलब ईच एंड एवरी मॉडल मिला के जो रेंडर करता है, तो वही है। मतलब ऑप्टिमाइजेशन इज द top priority when coming into the gaming, game development. Yeah. नेचुरली। सो थैंक यू सो मच दिलीप फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस Yeah. इंटरव्यू। और आई थिंक क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी सिलेबस के हिसाब से गेमिंग क्योंकि उसमें होता नहीं है, तो हम बहुत एक्सपोजर दे नहीं, Yeah. बट आप जैसे लोगों के साथ की जब बातें सुनते हैं तो फिर स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट Yeah. Exactly. होने वाला है उससे। सो Yeah. इट वाज अ रियली नाइस Yeah, एक्सपीरियंस। no, थैंक यू सो मच। no problem. Thanks for having me. Bye.